हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और समसमाइक क्रॉनिकल सीरीज़ चल रही है, तो आपको पता ही है कि अप्रैल मंथ की चल रही है और इससे पहले मैं मई मंथ की कवर करा चुकी हूँ, कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर। तो आप मई मंथ की देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी। तो अप्रैल मंथ में भी आज हमारा 4 पार्ट है ये आज का। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से अपना कंप्लीट करते हैं। तो मैं बहुत छोटे छोटे से ये करा रही हूँ, 10-15 मिनट के आपके वीडियोज़ हैं सारे के सारे, तो आप देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जितने भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ वो सारे के सारे आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के में। तो गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने हेतु विधेयक पेश। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को रोकना है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो गैर कानूनी रूपांतरण की परिभाषा। गैर कानूनी रूपांतरण को उन रूपांतरणों के रूप में परिभाषित करता है जो दबाव, बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या विवाह के माध्यम से प्रेरित होते हैं। सबूत का बोझ। विधेयक रूपांतरण का कारण बने व्यक्ति पर सबूत का बोझ डालता है जो निर्दोषता की अनुमान की अवधारणा को उलट देता है। कड़ी सजा। विधेयक गैर कानूनी रूपांतरणों में शामिल व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की सजा, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल है, का प्रावधान करता है, जिसमें नाबालिगों, महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लक्षित करने वाले रूपांतरों के लिए कड़ी सजा शामिल है। स्वैच्छिक रूपांतरणों का नियमन। तो विधेयक स्वैच्छिक रूपांतरणों के लिए एक जटिल प्रक्रिया को अनिवार्य करता है जिसमें अधिकारियों का पूर्व सूचना और जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य उपस्थिति शामिल है। चिंताओं का समाधान। सरकार ने विधेयक के लिए प्राथमिक प्रेरणा के रूप में भोले भाले व्यक्तियों, विशेष रूप से कमजोर समुदायों के रूपांतरण को रोकने की आवश्यकता का हवाला रोकने की आवश्यकता का हवाला दिया। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड राज्य की। तो सरना धर्म कोड, आदिवासियों की मांग और उसका महत्व। हाल ही में सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड के आदिवासी समुदाय में मांग उठ रही है जिसका उद्देश्य है जनगणना में। अब बात करते हैं सरना धर्म है क्या। तो सरना धर्म एक प्राकृतिक पूजक विश्वास है जिसे भारत के कई जनजाति समुदायों के द्वारा अपनाया गया। ये मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे आदिवासी क्षेत्रों में केंद्रित है। सरना धर्म की विशेषताएं। तो सरना धर्म में जल, वन और जमीन सहित प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासी वनों की रक्षा में विश्वास रखते हैं और पेड़ों और पहाड़ों की पूजा करते हैं। वे मूर्तियों की पूजा नहीं करते और वन व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं सरहुल त्यौहार की। तो सरना धर्म में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है जो नए साल का त्यौहार है और पेड़ों में फूल लगने का प्रतीक है। जनगणना में अलग कॉलम की मांग। तो आदिवासी समुदाय की मांग है कि जनगणना में अन्य धर्मों की तरह सरना धर्म के लिए भी एक अलग कॉलम होना चाहिए। नेक्स्ट, राजनीतिक समर्थन। झारखंड विधानसभा ने 2020 में सरना धर्म कोड को लागू करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था जिसे केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। कांग्रेस, डीएमएस और बीजेपी ने भी इस मांग का समर्थन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं उधवा झील, झारखंड की पहली रामसर स्थल। तो उधवा झील जो झारखंड के साहेबगंज, ठीक है, जिले में है, हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये झारखंड की पहली रामसर स्थल है जो देश में रामसर स्थलों की कुल जनसंख्या की 89 हो गई है। ठीक है, तो झारखंड की पहली रामसर स्थल है और देश के रामसर स्थलों की कुल संख्या 89 होगी। ठीक है, अब मुख्य बिंदु देख लेते हैं। उधवा झील साहेबगंज जिले में स्थित है और इसका नाम महाभारत में भगवान कृष्ण के मित्र संत उद्धव के नाम पर रखा गया है। ये झारखंड का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है और क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना तो उद्धव झील अभ्यारण्य की स्थापना 1991 में की गई जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण करना था। ठीक है, जल निकाय। तो अभ्यारण्य में 2 जल निकाय हैं, पटौरन और बरहेट, जो एक जल चैनल द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। पटौरन तुलनात्मक रूप से एक स्वच्छ जल निकाय है। रामसर अभी समय उधवा झील को रामसर स्थल के रूप में मान्यता देने से इसके संरक्षण और प्रबंधन में सुधार होगा जिससे इसकी पारिस्थितिकी सेवाओं को लाभ पड़ेगा। वैश्विक महत्व। तो रामसर स्थलों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं।
रामसर स्थलों की सूची में नए नाम, तो नए रामसर स्थल जुड़े चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो उधर झील के अलावा सिक्किम का खेचे ओपलरी, तमिलनाडु का सक्करा कोट्टई और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य भी रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। राज्यवार वितरण, तो तमिलनाडु में भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल है, ठीक है, जिनकी संख्या 20 है। सिक्किम और झारखंड ने अपने पहले रामसर स्थलों को सूची में जोड़ा है, ठीक है। तो झारखंड का तो पता ही चल गया। वैश्विक रैंकिंग, तो भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश है और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको 144 पे है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बैठक, तो 28 फरवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता करी। बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्री, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रशासक तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्य बिंदु, सहकारी संघवाद को बढ़ावा, तो क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां साझा मुद्दों पर चर्चा और समाधान पर बल दिया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का इतिहास, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गई 5 क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य भाषाई संघर्षों को कम करना और सरकारी शासन को मजबूत करना था। 1972 में पूर्वोत्तर परिषद भी बनाई गई। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का महत्व, तो उस परिषद में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली शामिल है। ये क्षेत्र भारत के जीडीपी में 25% योगदान देता है और देश के 80 से 90% औद्योगिक कार्यों एवं आधे से अधिक वैश्विक व्यापार का केंद्र है। वित्तीय समावेशन, तो लगभग सभी गांवों में बैंक शाखाएं और डाक बैंकिंग सुविधाएं 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराई गई हैं। आगरा लक्ष्य इसे घटाकर 3 किलोमीटर कर रहा है। कुपोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, तो बैठक में पश्चिमी राज्यों में कुपोषण और स्टटिंग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं पर चिंता व्यक्त की गई। राज्य सरकारों ने इसे समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया। घरेलू दाल उत्पादन, तो बैठक में दालों के आयात को कम करने और किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। किसानों को सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए एक नया मोबाइल ऐप पेश किया गया है। अब बात करते हैं भील परिवारों के आरोप, बीएसआई द्वारा विस्थापन की कोशिश। तो हाल ही में पुणे में भील परिवारों के वासंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पर आरोप लगाया है कि वे अपने घरों को तोड़ने और उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन से विस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी और पुरानी आदिवासी समुदायों में से एक है, जो मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा में रहते हैं। बात करते हैं मुख्य बिंदु की। तो हाल ही की पटना, पुणे में भील परिवारों ने वीएसआई पर अपने घरों को तोड़ने और उन्हें विस्थापित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ये जमीन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वीएसआई को 99 वर्ष के पट्टे पर दी गई है। सिविल अदालत ने स्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई जो है इसकी वो 27 फरवरी 2025 को होगी। भील जनजाति के बारे में, तो भील समुदाय पश्चिमी और मध्य भारत के वनाच्छादित और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। भील लोग भीली भाषा बोलते हैं, जो इंडो आर्यन परिवार से हैं। ऐतिहासिक महत्व, तो भील शब्द द्रविड़ शब्द बिल्लू या बिल्लू से लिया गया, जिसका अर्थ है धनुष। महाभारत में भी भीलों का उल्लेख है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध, 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत भीलों को एक आपराधिक जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया था। गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत ने उनके अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात का डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, तो हाल ही में सूरत में डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत कुछ संपत्तियां सील की गई हैं। गुजरात का डिस्टर्ब एरिया एक्ट सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और जनसांख्यिकी असंतुलन को रोकने के लिए बनाया गया है। मुख्य बिंदु क्या है? तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट सांप्रदायिक द्वंद्वों के इतिहास वाले क्षेत्रों में संपत्ति लेन देन को नियंत्रित करता है। जिला कलेक्टर के द्वारा डिस्टर्ब्ड क्षेत्र घोषित होने पर संपत्ति बेचने के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होती है। संपत्ति हस्तांतरण की आवश्यकताएं, तो विक्रेता को कलेक्टर के पास आवेदन जमा करना होता है, जिसमें शपथ पत्र शामिल होता है, जो बिक्री की स्वैच्छिक प्रगति और बाजार मूल्य की पुष्टि करता है। उल्लंघन के लिए दंड, तो प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 6 महीने में 5 साल तक की जेल हो सकती है। हाल के संशोधन, तो 2020 में कलेक्टर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया। कलेक्टर अब संपत्ति बिक्री से होने वाले संभावित सांप्रदायिक समूहन की जांच कर सकते हैं। राज्य सरकार कलेक्टर के निर्णयों की समीक्षा कर सकती है। बात करते हैं दक्षिण भारतीय राज्य की। तो केरल बजट विश्लेषण 2025-26। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने 7 फरवरी 2025 को राज्य के लिए 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण नीतिगत और आर्थिक पहलों को शामिल किया गया है। जीएसडीपी और आर्थिक विकास, केरल का जीएसडीपी 2025-26 में 27,145 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों में 12% की वृद्धि है।
भारत की जीडीपी 2023-24 में 8.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि केरल की जीएसडीपी 6.5% की दर से बढ़ रही है। व्यय और आय तो 2025-26 में कुल व्यय ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर 1,98,582 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों में 11% से अधिक है। तो आय उधार को छोड़कर 1,53,544 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो 2024-25 में संशोधित अनुमान से 15% अधिक है। राजस्व और राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो राजस्व घाटा 2025-26 में जीएसडीपी का 1.9% होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 2.3% से कम है। राजकोषीय घाटा 3.2% है, होने का लक्ष्य है। 2024-25 अब बात करते हैं नीतिगत पहलों की। तो भूमिगत राजस्व भूमि पर मूल कर दरों में 50% की वृद्धि की गई है। वाहन कर 15 वर्ष से अधिक पुराने दोपहिया, तिपहिया और निजी कारों का सड़क कर में 50% की वृद्धि की गई है। निजी इलेक्ट्रिक कारों का आजीवन कर उनकी लागत के अनुमान में तय किया जाएगा। सहकारी आवास तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सस्ती आवास के लिए सहकारी आवास परियोजना शुरू की गई है, जिसमें अगले 2 वर्षों में कम से कम 1 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। तटीय विकास तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई, जिसमें पहले चरण में जियो ट्यूब ऑफशोर ब्रेकवाटर परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन वैली की। तो नवीकरणीय स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन की परियोजना का पायलट शुरू किया जाएगा, जिसके लिए शुरुआती आउटले 5 करोड़ रुपए है। ठीक है। क्षेत्रीय योगदान तो 2023-24 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों ने केरल की अर्थव्यवस्था में क्रमशः 10% और 24% और 66% का योगदान दिया है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी तो 2023-24 में केरल की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 3,17,723 रुपये थी, जो 2022-23 की तुलना में 11% अधिक थी। इसी अवधि में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी में 9% की वृद्धि हुई थी। ठीक है। बात करते हैं केरल में ब्रुसलोसिस का प्रभाव। तो 4 फरवरी 2025 को केरल में ब्रुसलोसिस संक्रमण से एक 8 वर्षीय बच्ची की मृत्यु ने इस संक्रमण के प्रति जागरूकता और रोकथाम के उपायों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। और ब्रुसलोसिस एक जीवाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से पशुओं को प्रभावित करता है, लेकिन मनुष्यों में भी फैल सकता है। ये संक्रमण आमतौर पर असंक्रमित दूध के सेवन या संक्रमित पशुओं के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। ब्रुसलोसिस ये ब्रेसिला बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से गाय, बकरी, भेड़ और कुत्तों को प्रभावित करता है। संक्रमण के लक्षण बुखार, कमजोरी, वजन कम होना और सामान्य अवस्था है। लक्षण आमतौर पर 2-4 सप्ताह में विकसित होते हैं, जिसमें गलत निदान या इलाज में देरी हो सकती है। तो ये जो है ना, हमारा आज का ये टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है। और अब हम कल के टॉपिक को पढ़ेंगे राष्ट्रीय। ठीक है। तो अब राष्ट्रीय कंप्लीट करेंगे कल। तो आई होप आपको आज का भी वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ में। तो आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।